आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर कुछ परेशानियाँ, कुछ चैलेंजेस आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपना वतन छोड़ें और कहीं पहुँचें और उसके बाद से आपकी जन्नत शुरू हो गई हो, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई ये समझता है तो बहुत बड़ी गलती पर है। अपना मुल्क छोड़ने के बाद चाहे आप सऊदी अरब जाएँ, अमेरिका जाएँ, भूटान जाएँ, नेपाल जाएँ, नई जगह पर चैलेंजेस और परेशानियाँ आपका इंतज़ार कर रही होती हैं, जिससे आपको लड़ना होता है, जिससे आपको फाइट करनी होती है और काफ़ी अरसे के बाद आप उस पर काबू पाते हैं। इसी तरह चूँकि मैं इस वक्त कनाडा से बात कर रहा हूँ, मैं आपके गोश गुजार ये बातें करना चाहता हूँ कि जो लोग अपना वतन छोड़कर कनाडा आते हैं यहाँ रहने के लिए, कि आगे बढ़ने के लिए, काम करके पैसे जमा करने के लिए, या फिर हमेशा के लिए यहीं सेटल होने के लिए, उनकी ज़िंदगी में भी शुरू में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। कुछ लोग आपको ठीक तरीके से बयान नहीं कर सकते होंगे, कुछ लोग आपको बताते हुए कुछ बातें भूल जाते होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि बारी बारी वो अहम परेशानियाँ आपके सामने रखूँ जिसका सामना आपको हो सकता है। सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ जो है वो महंगाई है। महंगाई है वो डॉलर और रुपए का फ़र्क है। जब आप यहाँ पहुँचकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बोतल भी लेते हैं तो आपको वो रुपए में कन्वर्ट करके 250 रुपये, 300 रुपये और 200 रुपये की बोतल महंगी लगती है। आप चाय का एक कप लेते हैं तो वो $2 आपको अपने मुल्क में 500-600 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं। और इसी तरह से बस का टिकट, और जब बड़े पैमाने पे देखें तो जब आप घर का किराया देते हैं $3000, $2800, $2500 और कम से कम किसी छोटे शहर में भी अगर आप $2000 भी देते हैं, अगर आप किसी के घर के बेसमेंट में रहते हैं आर्जी तौर पर, तब भी आपको $1800-2000 कन्वर्ट करने के बाद जब वो रुपए लाखों में रखते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। और अरसे तक आप इसी शशोपंज में रहते हैं कि मैं कहाँ से डॉलर बचाऊं और कहाँ से डॉलर कमाऊं। और ख़ासकर मेरे जैसे लोग जो मिडिल क्लास के हैं, वो जब यहाँ आते हैं, मैं भी जब 1997 में यहाँ आया था तो मुझे भी इसी तरह के हालात का सामना था कि हम $150 कमाते हैं तो दूसरी तरफ 80 और $110 के बिल्स हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। महंगाई वो एक ऐसा चैलेंज है जिससे आप अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लड़ नहीं सकेंगे आज के दौर में। पहले तो आप लाखों रुपए खर्च करके बहुत मुश्किलात और बहुत स्ट्रगल के बाद उस सरजमीन पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जब आपको यहाँ के बिल्स, यहाँ के खर्चे बहुत तकलीफ़ देते हैं तो उस वक्त आपको लगता है कि काश मुझे पहले से इसका इदराक होता। तो इसीलिए दुनिया में जब भी आप शहर बदलें या मुल्क बदलें, आप सबसे पहले देखें कि वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं। ये सिर्फ कनाडा के लिए नहीं है, ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आप आज के ज़माने में इंटरनेट पे जाके किसी भी शहर का लिविंग एक्सपेंस मालूम कर सकते हैं। वहाँ के किराए लिखे होंगे, वहाँ के गाड़ी का खर्चा होगा, वहाँ की मंथली इंश्योरेंस। जी हाँ, यहाँ पर गाड़ी सिर्फ ख़रीदना नहीं होता, यहाँ पर मंथली उसका आप एक इंश्योरेंस पे करते हैं। इंश्योरेंस की मंथली कॉस्ट शुरू के महीने में आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, आपका ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी हिस्ट्री नहीं होगी और आप यहाँ पर नए ड्राइवर्स कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन पुराना होने के बाद उसमें थोड़ी थोड़ी कमी होने लगती है। तो सिर्फ बात इंश्योरेंस की नहीं है, बात हो रही थी मजमूई तौर पर। तो खर्चे की जब भी बात आएगी किसी भी शहर में, मैं भी अगर किसी दूसरे शहर में कोई मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा या जॉब मिलेगी तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं और दुनिया के उस शहर में जाकर मैं किराया कितना दूंगा और मेरी गाड़ी का खर्चा कितना आएगा। फिर दूसरा बड़ा खर्चा होता है फूड प्राइसेस का। खाने पीने की चीज़ें कोविड के बाद दुनिया भर में बहुत बढ़ गई हैं। खाने पीने की नहीं बल्कि जो हार्डवेयर है, जो बर्तन हैं, जो कपड़े हैं, और ख़ासकर इस खित्ते में दुनिया के नॉर्थ अमेरिका में चूँकि ख़र्चा बहुत होता है, चूँकि लोग ख़रीदारी बहुत करते हैं, तो एक बैकलॉग मौजूद है। आप यहाँ पे कुछ भी ख़रीदने जाएं तो वो आपको 1.5-2 महीने के बाद देता है, चाहे सोफ़े ख़रीदें, बिस्तर ख़रीदें या फिर कोई आप मशीनरी ख़रीदें, तो उसका जो बैकलॉग है उसके बाद आपकी बारी आएगी, और वो बैकलॉग आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि कोविड के बाद प्राइसेस इसकी वजह से बहुत बढ़ गई हैं। सामान लाने ले जाने, कंटेनर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ये मुल्क चाइना से बहुत दूर है और ये दुनिया भर से यहाँ चीज़ें आती हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है।
हाँ, दुनिया की हर चीज़ मिलती है, लेकिन उसकी कीमत में बहुत इजाफा हो गया है। तो जो लोग आज से 10 साल पहले थे, जो आज से 15 साल पहले यहाँ रहते थे, वो आज बताते हैं कि हम 3 गुना 4 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं। तो किराए के बाद बड़ा खर्चा, बड़ा शौक आपको लगता है यहाँ के खाने पीने की चीज़ों पे। ये 2 बड़े खर्चे हैं। और आपकी रहाइश का खर्चा कम हो जाए किसी तरीके से, अगर आपके खाने पीने की ज़िंदगी, आपके तरीके सादा हों, आप थोड़ा बहुत गुजारा कर सकते हैं। मैं इस वक्त एक पार्क में खड़ा हूँ और मेरे दाएं बाएं एम्बुलेंस जा रही है, या बाइक वाले जा रहे हैं, या गाड़ियाँ जा रही हैं, तो शायद उसके शोर में मेरी आवाज़ आपको ठीक से ना आए। मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि लोगों को सबसे बड़ा सदमा तो महंगाई का होता है। दूसरी सबसे ज़्यादा तकलीफ ये होती है कि उनकी वहाँ की डिग्री, सर्टिफिकेट और उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। न सिर्फ यहाँ पे, बल्कि यूरोप में और अमेरिका में भी मुश्किलात होती हैं। मजबूरन लोग झूठा CV बनाते हैं, कुछ यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, और उसके लिए थोड़ा बहुत इस तरह से मैच करना पड़ता है, प्रैक्टिस करके, जाके कुछ अरसे फ्री में काम करके, या फिर उन सवालात की तैयारी करके कि वो वाकई यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा, आपकी तालीम, आपकी डिग्री फ़ौरन कबूल नहीं की जा रही जब तक आप 1-2 जॉब ना कर लें, या आप यहाँ की लोकल एजुकेशन ना लें। तो महंगाई का तो मैंने बताया कि अगर रहाइश का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। खाने पीने की चीज़ों को तो आप नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ की तालीम आप वहाँ बैठ के भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो उस मुल्क में आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे ऑनलाइन होते होंगे, लेकिन आप अपनी CV पे लिख सकते हैं कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उसी के तालीमी इदारे से आपने ये चीज़ें सीखी हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो फिर हो सकता है कि आपके इंटरव्यू कॉल जल्दी आए और आपको आसानी से हायर किया जा सके। तीसरी बड़ी चीज़ ज़बान का मसला है। ये काफ़ी नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी आती है, आपको लिसनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उस माशरे में जो शॉर्टकट बोले जाते हैं, जो स्लैंग्स बोले जाते हैं, उसका आपको इदराक होना चाहिए। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी आने से पहले कि आप अंग्रेज़ों के साथ थोड़ा वक्त गुजार लें, या अंग्रेज़ी बोलने वालों के साथ कुछ आप ड्रामे फिल्में ज़्यादा देख लें, कुछ किताबें तेज़ी से पढ़ें। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको न सिर्फ बातचीत करके जॉब लेनी है, बल्कि बातचीत करके ही कारोबार करना है, बातचीत करके ही अपने आप को सेल करना है। तो अगर आप इसमें अच्छे नहीं हैं, अगर आप इसमें वीक हैं, तो आप यहाँ आके काफ़ी अरसे प्रॉब्लम में रहेंगे और आप हथियार डाल देंगे, और आप फिर छोटी जॉब पर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। आप चौकीदारी कर लेंगे, जिसको सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, होटल में बर्तन धोने पे तैयार हो जाएंगे, या फिर आप ड्राइवर बन के पिज़्ज़ा डिलीवरी करेंगे, या फिर आप ऊबर चलाएंगे, और आप जो ख्वाब लेकर आए थे उसकी यहाँ पे तकमील ना हो सकेगी, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। आपकी तालीम और आपकी डिग्रियाँ और आपकी अंग्रेज़ी, ये आपकी 3 हथियार होते हैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपने कदम जमाने के लिए। बाकी चीज़ें बहुत छोटी बड़ी है, आपको घर वाले याद आते हैं, आपको होम सिकनेस होती है, और आप अगर किसी अच्छी जगह जॉब करके आए हैं जहाँ बेल आप बजाते हैं और आपको चाय पेश की जाती है, और आपके दोस्त हाजिर होते हैं तो बिठा दिया जाता है दफ्तर में, और आप उनके लिए पिज़्ज़ा ब्रोस्ट सब मंगाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको किसी भी ऑफिस में कोई प्यून वगैरह नज़र नहीं आएगा, और आप अपनी चाय घर में भी बनाएंगे और ऑफिस में भी बनाएंगे। यहाँ नायब कासिद और कलर और प्यून जो आपको छोटे मोटे कामों में हेल्प करते हैं वो नहीं होंगे, ना आपकी वो बादशाहत होगी। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर से आए हैं तो बस शायद ही आपका दिल लगे किसी काम पे यहाँ पर। ये चैलेंजेस हैं। इसके अलावा बच्चों की तालीम और स्कूलिंग के चैलेंजेस हैं। बहुत सारे लोग यहाँ के, ख़ास के जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर और दूसरी चीज़ें जो इनके कल्चर में कोई मायूब बात नहीं है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ख़राब नहीं है, आज़ादी है, उससे आप टकराते हैं गवर्नमेंट के स्कूलों में अपने बच्चों को भेजकर। तो बहुत सारे लोग उस पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन टीचर कहती है कि आपको करना पड़ेगा, ये स्कूल का सिस्टम है, हमारा स्कूल है, हम चलाएंगे स्कूल, सरकार चलाएगी। फिर बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को डालते हैं, चाहे वो इस्लामिक स्कूल हो, चाहे वो हिंदू स्कूल हो, चाहे वो सिख स्कूल हो, उसकी काफ़ी फ़ीस होती है। जब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया तो वो आज से 15 साल पहले उसकी फ़ीस थी $400। आजकल यकीनन वो $800 और $1000 एक बच्चे की फ़ीस होगी। ये मुश्किल आपको पता होनी चाहिए। या तो आप कंप्रोमाइज़ करें, उनके जैसे बन जाएं, हथियार डाल दें,
اور آپ کو لڑنا ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اور پھر اس اسکول کے قریب آپ کو گھر لینا پڑے گا، اور پھر اس اسکول میں اگر داخلے کی لمبی لسٹ ہے تو آپ کو نام ڈلوا کے ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس چیلنج کا بھی آپ کو سینس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، باقی سب اچھا ہے۔ ہاں، ہیلتھ کے مسائل آپ کو تھوڑے سے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ میں یہاں اپنے ملک میں ایمرجنسی میں جاتا تھا، پے کرتا تھا اور ہاتھوں ہاتھ میرا علاج ہوتا تھا۔ کینیڈا میں سب کے لیے ایک ہی ہیلتھ سسٹم ہے، سب کو ایک ہی لائن سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ہوں یا میں یا کوئی اور آدمی۔ آپ ایمرجنسی میں جائیں گے، آپ کہیں گے کہ مجھے بہت تکلیف ہے، میرا علاج پہلے ہو، لیکن وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، وہ دیکھ کے طے کریں گے کہ یہ 15 لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان میں سے واقعی فوری کس کو چاہیے۔ اور چونکہ ڈاکٹر کم ہیں، چونکہ نرسز کم ہیں، یہاں پر ہیلتھ سیکٹر میں ورکرز کی شارٹیج ہے، اسی لیے یہ امیگریشن بھی کھول رہے ہیں، اور اسی لیے یہ مختلف صوبوں سے کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ڈاکٹرز اور نرسز اور آرتھوپیڈکس وغیرہ کو آپ تسلیم کریں تاکہ اس گیپ کو کور کیا جا سکے۔ تو اس وقت جب ہم جاتے ہیں کسی ایمرجنسی میں تو ہم اس ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ ہمیں 8، 10، 6 گھنٹے وہاں گزارنا ہوگا اور پھر ہماری باری آئے گی۔ ہاں، اگر ہارٹ اٹیک ہو، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو کہ وہ سمجھیں گے اسی وقت لے جانا ہے تو وہ لے جائیں گے، ان کا ایک سسٹم ہے، لیکن اس کے پاس آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ اپنے مقامی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو آپ فرمائش نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں کہتا تھا کہ یہ ٹیسٹ لکھ دیں، وہ لکھ دیتا تھا، یہ دوا لکھ دیں، وہ لکھ دیتا تھا۔ یہاں پہ آپ کو وکیل بن کے اپنا کیس لڑنا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ مجھے آپ یہ علاج کرائیں، یہ ٹیسٹ کرائیں۔ عام طور پہ ڈاکٹروں پہ سرکار نظر رکھتی ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ بلا وجہ بہت ٹیسٹ ہوں، سرکار کے بہت پیسے خرچ ہوں۔ تو ڈاکٹروں کو بھی ہدایت ہے، گائیڈ لائن ہے کہ واقعی کوئی ضرورت ہوگی وہ سمجھے گا تو وہ لکھے گا، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ بیک ہوم میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں آپ کے رشتہ داروں کی شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، آپ جانا چاہتے ہیں اور ٹکٹ بہت مہنگے ہو گئے، $2000 سے کم کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، پھر آپ کو چھٹی نہیں ملتی، اپنی مرضی سے نہیں ملے گی تو 8 دن 10 دن جو بھی ہے آپ کی جو اپرووڈ ہے، جو فارمولے کے تحت HR کے، اس میں آپ کا ٹرپ فٹ نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں میں 6 دن 4 دن کے لیے کیسے جاؤں گا، سفر میں اتنا وقت لگ جائے گا، پیسے اتنے لگیں گے، تحائف لینے ہوں گے، میں تو نیا آیا ہوں، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں خود پھنسا ہوا ہوں۔ تو اس کا بھی آپ کو تھوڑا سینس ہو کہ آپ لمبے عرصے کے لیے آئیے اور بتا کے آئیے کہ اگر میرے پاس حالات اچھے نہیں ہوئے تو میں نہیں شریک ہو سکوں گا، جو آپ نے کرنا ہے کر لیجیے اسی وقت۔ میرا مطلب ہے کہ جو تقریبات آپ کے رشتہ داروں کو وہاں پہ کرنی ہے وہ آپ کی موجودگی میں کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو کینیڈا سے متعلق نہیں تھی، یہ وہ باتیں ہیں جو دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ جائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ کینیڈا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ، میں نے ممبر آف پارلیمنٹ سے پوچھا، میں نے کونسلر سے پوچھا اور یہاں کے امام صاحب سے پوچھا، سب سے میں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کینیڈا کا کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے افورڈیبلٹی، لوگ اپنا خرچہ خود اٹھا نہیں پا رہے، اور اس میں سب سے بڑی ضرب لگی ہے ہاؤسنگ کی وجہ سے۔ مکانات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، مکانات کم بن رہے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے دنیا کا کہ اس کو کم سے کم 2 لاکھ لوگ تو باہر سے لانے ہی ہوتے ہیں، اور کووڈ میں سلو ہو گیا تو اب یہ 4-4 لاکھ لائیں گے، لیکن مکانات اتنے نہیں بن سکتے، نہ ان کے پاس لیبر ہے، نہ ان کے پاس وہ مٹیریل ہے اتنا فاسٹ۔ اور گھر صرف نہیں بنتا یہاں پہ، گھر بننے کے بعد اس میں فریج، اسٹوو، چولہا، ڈش واشر، یہ تمام اپلائنسز جو بلڈر ہے وہ لگا کے دیتا ہے۔ تو وہ آتے ہیں امریکہ سے، تو بیک لاگ کی وجہ سے 2 سال امریکہ میں بھی سب کچھ بن رہا، یہاں بھی بن رہا، تو ابھی وہاں کا ہی لاگ پورا نہیں ہو رہا، تو گھر سلو بنیں گے اور یہ مہنگائی رہے گی آئندہ 6، 8، 10 سال، حتیٰ کہ بہت زیادہ مزدور آ جائیں، لیبر، اور تیزی سے کچھ فلیٹ اپارٹمنٹ بننے لگیں۔ تو اس وقت افورڈیبلٹی مسئلہ ہے کہ ہاؤسنگ پرائسز نہ خرید سکتے ہیں نہ کرائے پہ رہ سکتے ہیں، خریدیں گے تو $1 ملین سے زیادہ، کرائے پہ رہیں گے تو 3000 کے آس پاس، تنخواہ ہوتی ہے مشکل سے 3.5، 4، تو اس میں بجٹ کسی کا نہیں بنتا۔ ٹورنٹو اسٹار میں یہاں پہ جو آج کل بحث ہو رہی ہے کہ ٹورنٹو میں کسی کو اگر اپارٹمنٹ 2 کمرے کا لے کر رہنا ہے تو اس کی آمدنی کم سے کم $40 فی گھنٹہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں منیمم ویج $16.75 ہے، تو نئے لوگوں کو 20 مل جائیں گے، 12 ملیں گے۔ جی وہاں ہوا چلی اور کیمرہ گر پڑا تو میں یہاں ٹیبل پر آ کر بیٹھا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ٹورنٹو اسٹار میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اس وقت
टोरंटो में किसी को अपना घर का किराया देने के लिए $40 उसकी तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम, तो वो 2 कमरे के अपार्टमेंट में रह सकता है। लेकिन जब मैं ये बहस पढ़ रहा था तो उसमें अल्बर्टा की एक खातून ने कहा कि सिर्फ टोरंटो की बात नहीं है, मैं अल्बर्टा में जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ के किराए पूरे नेशन में सबसे कम है, और उसने वेबसाइट का लिंक भी डाला कि आप चेक कर लीजिए। मेरा किराया $1600-1700 है, लेकिन मेरी तनख्वाह तो $18 है, और मुझे हर वीक 40 आवर्स नहीं, कैनेडियन 40 आवर्स काम करते हैं। तो उसने कहा मुझे हर वीक 68 आवर्स काम करना पड़ता है कि मैं किराया दे के, ग्रॉसरी दे के अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। ये बातें आपको कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट क्यों बताएगा? ये उसका काम नहीं है। ये बातें आपको खुद जाननी चाहिए, और उसके लिए इंटरनेट है, उसके लिए अखबारात हैं, उसके लिए फोरम है, और इस तरह की डिस्कशन होती है। और ये बातें मैं क्यों बताऊंगा? ना तो मैं आपको डरा रहा हूँ कि आप मत आइए, ना मैं आपको तरगीब देता हूँ कि आप आइए, और ना मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, और मैं बहुत अरसे से अखबार में लिखता रहा। मेरी एक किताब आई है 4 बरस जापान में, और मैं लिखने पढ़ने के साथ साथ वीडियोस बनाता हूँ अपने शौक़ की तस्कीन के लिए। जो बातें मैं कहीं जाके देखता हूँ, सीखता हूँ, उसको अपने लोगों से शेयर करता हूँ। तो इसलिए मैंने ये सच बातें आपसे की, और मुझे इसको बयान करते हुए ना कोई खौफ है, ना कोई लालच है। तो आज हमने जो बात की थी इसको क्लोज़ करते हैं कि आप कनाडा जब आएंगे तो ये वो मुश्किलात हैं जिनका आपको पहले से इल्म होना चाहिए। वीडियो ख़त्म करके उठाई था कि ये बात याद आई कि टैक्स का मैंने जिक्र नहीं किया। अगर आप दुनिया के किसी ऐसे मुल्क से आ रहे हैं जहां आप टैक्स नहीं देते रहे माजी में, या आप अगर मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टैक्स देने की आदत डालनी चाहिए आने से पहले, या ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। आपकी सैलरी से बहुत टैक्स कटेंगे, 20%, 30%, 40% ब्रैकेट के लिहाज से, और आपको बहुत तकलीफ़ होगी अगर आप माजी में आप ज़ीरो टैक्स देते रहें और आप अगर इसके आदी नहीं हैं तो। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदारी पर भी आपको असल रकम के अलावा टैक्स देना होगा। जो आपके पास बिल और इनवाइसेस आएंगे उस पर टैक्स लगा होगा, और आप इसके आदी हो जाइए अगर आप नहीं हैं तो। अगर आप इस तरह की मुश्किलात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं, या आप इन चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार नहीं हैं, कनाडा आने से पहले कई बार सोचिए। अगर आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं तो मोस्ट वेलकम। न सिर्फ कनाडा बल्कि आप अमेरिका जाइए, आप यूरोप जाइए, और दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाकर रह सकते हैं अगर वहाँ के हालात और वहाँ के चैलेंजेस की तैयारी करके आप मैदान में उतरे हैं। खुश रहिए। आते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।